उनसे मेरा पहला संपर्क सन 64 में दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली में हुआ, जहां मैं बतौर अंग्रेज़ी में एक लेक्चरर की हैसियत से, अगर 2 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो माफ़ी, अंग्रेज़ी में लेक्चरर की हैसियत से गया था चंडीगढ़ से, और आप वहाँ पर उर्दू विभाग में पढ़ाते थे। पहली ही मुलाकात में इन्होंने इतनी शराफत और इतनी शिष्टता से पेश आए कि हम लोग बहुत करीब आ गए। उसके कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक स्टाफ रूम में जाते समय उन्होंने मुझे कोने में ले गए और मुझसे कहा कि आज रात का खाना आप मेरे साथ खाइएगा, मैं आपको अपनी बीवी से मिलाना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतने इनके दोस्त, पुराने वहाँ पढ़ाने वाले और उनकी बीवी कोई और नहीं, डॉक्टर शमीम निखत थी, जिन्हें मैं यूनिवर्सिटी के कई सेमिनारों में अब्बास साहब के साथ पहले कई बार मिल चुका था। उन्होंने प्रेमचंद के निस्वानी किरदार और स्त्री पात्रों पर बात की थी, अपनी पीएचडी की थी, और अब्बास साहब ने प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर काम किया था। और उन दोनों का रुझान, जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपने जीवन साथी को एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो ज़हनी सतह पर भी उनकी बराबरी करता था। उनका दोनों का रुझान प्रोग्रेसिव लिटरेचर की ओर था। ये उन दिनों की बात है कि सन 60 में जब सार्त्र और कामू की विचारधाराएं विशेषकर एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर बहुत बहस का बायस बनी हुई थी, लेकिन उसके बरक्स दूसरी ओर पूर्वी यूरोप के, जो रशिया के विचारधारा के से प्रभावित था, कुछ चिंतक उसका प्रतिरोध भी कर रहे थे। उनमें जॉर्ज लुकाच की एक बहुत मार्काखेज किताब स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज्म आई, जो मुझे पढ़ने को मिली और मैंने अब्बास साहब की नज़र की। उन्हें आज भी उस किताब के बारे में जिक्र है, तो इसके बारे में उनको उसके बारे में वो जिक्र करते हैं। इस बीच सन 65 में मैं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का लेक्चरर होके आ गया, और सन 67 में मेरा सिलेक्शन आईएएस में हो गया, और खुशकिस्मती से और अब्बास साहब की मोहब्बत में मुझे यूपी काडर अलॉट हुआ और मैं फिर लखनऊ आ गया। डॉक्टर निखत और अब्बास साहब से मेरी मुलाकातें बराबर चलती रहीं। मेरी पत्नी भी अध्यापन कर रही थी और हम लगभग एक परिवार ही बन गए। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बीच बातों ही बातों में एक बार उनसे मैंने रोनाल्ड मैकडॉनल्ड की एक किताब डेथ ऑफ ए क्रिटिक, एक आलोचक की मृत्यु, जो लंदन से शाया हुई थी, उससे उनका जिक्र किया कि कैसे आजकल के लोकतांत्रिक ज़माने में, जहाँ इजहार पर कोई पाबंदी नहीं है और इंटरनेट पर मास मीडिया के आ जाने से हर कोई अपनी राय व्यक्त करता है, तो एक आलोचक की, जिसकी एक तेज निगाह है और गहरा मुताला है, उसकी बात का असर कम हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि रोलां बार्थ, जो फ्रांस के बहुत बड़े आलोचक थे, सन 67 में कहा था द डेथ ऑफ एन ऑथर, कि लेखक मर चुका है, और बर्थ ऑफ ए रीडर, और पाठक
एक नया पढ़ने वाला तैयार हो गया है और लेखक को का रिश्ता अपनी किताब से उस वक्त खत्म हो जाता है जब वो उसे लिख लेता है। पाठक को ये आज़ादी है कि वो उसे किस तरह से इंटरप्रेट करे और उसने जो नहीं कहा उसमें जो हिडन मीनिंग है या जो सबमर्ज्ड मीनिंग है, जो सतह पे दिखाई नहीं दे रहा लेकिन एक आइसबर्ग की तरह 9/10 अंदर है, वो कैसे उसको पहचान सकता। जाहिर है मैं ये समझता था और मुझे बड़ी खुशी हुई कुछ ही दिनों में अब्बास साहब ने लंदन से वो किताब मंगवाकर मुझे फराहम की। उनके एक दोस्त थे, उन्होंने उनको भेजी और उस किताब में जैसे सभी लोग अपनी राय का इजहार करते हैं, पर जब कोई जस्टिस या न्यायमूर्ति एक बात रखता है तो उसकी बात में पूरी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी हिस्ट्री का, पुराने हवालों का जिक्र रहता है। तो इसी तरह एक आलोचक जिसकी तेज निगाह है, जिसका गहरा अध्ययन है, मुताला है, वह भी केवल अपनी राय का इजहार ही नहीं करता, पर लिटरेचर के साथ जुड़े हुए जो एलाइड डिसिप्लिन्स हैं, जैसे सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, उन सबको साथ लेकर एक फैसलाकुन राय कायम करता है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट इससे नहीं हो सकता कि एक आम पाठक, हालांकि उसके विचार का आदर होना चाहिए, कि एक आम पाठक की राय एक नामवर आलोचक या नक्काद की राय के साथ मिलाकर नहीं देखी जा सकती। मुझे फख्र है कि अब्बास साहब, माफ करिए मैं शारिब रुदौलवी और अब्बास साहब एक ही शख्स के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज में ये अब्बास सैयद मुसैयब अब्बास के नाम से जाने जाते थे और शारिब रुदौलवी केवल अदबी हलकों में ही मुशायरों में कहे जाते थे। मैं इन दोनों को मखलूत कर रहा हूँ, इसके लिए मुआफ़। मैं ये बात अंडरलाइन या अंडरस्कोर करना चाहता हूँ कि व्यक्ति के रूप में उनके गुण, उनकी शख्सियत, उनके जो अंदर एक तपाक से मिलने की, गर्मजोशी की तो आदत है, उसके साथ इकबाल का एक शेर मुझे ऐसे ही याद आ गया, गाह मेरी निगाह तेज चीर गई राज़े हस्ती को। एक अच्छा नक्काद जो है वो हस्ती के राज को भी पकड़ लेता है, गाह उलट के रह गई अपने तवाहमात। तो दोनों चीजें, अपने वहमों से छुट्टी पाना और अपनी तेज निगाह से एक अच्छी रचना का मूल्यांकन करना, नहीं तो एक अच्छी रचना में और एक बहुत अच्छी रचना में क्या फर्क रह जाएगा अगर सभी को बराबरी के तराजू पर तोला जाए। अभी एक साहब ने लखनऊ के सिलसिले में मीर यगाना चंगेजी का हवाला दिया था, मुझे उनका एक शेर बेसाख्ता याद आ गया। मुझे है नाखुदा आखिर किसी को मुंह दिखाना है, बहाना करके तन्हा पार उतर जाना नहीं आता। मुझे है नाखुदा आखिर किसी को मुंह दिखाना है, यह तहजीब का शेर है जो लखनऊ की एक खास तहजीब। मुझे है नाखुदा आखिर किसी को मुंह दिखाना है, बहाना करके तन्हा पार उतर जाना नहीं आता। मैं आखिर में उनके लिए दुआ गो हूं। गालिब का एक शेर मुझे याद आया, मैं उनके लिए अर्ज कर रहा हूं। और दूसरा एक शेर, उसके साथ मैं बात समाप्त करूं। शिक्षा के प्रसार में ये बहुत काम कर रहे हैं।
उसके बारे में बहुत अच्छा जिक्र हुआ है और शुआ फातिमा की शुआएं अब फैल रही हैं और इंटर कॉलेज हो रहा है और मैं शुरू से ही इनके साथ वाबस्ता हूँ। की वाबस्ता है उसकी यादें तुझसे। मैं अब्बास साहब के व्यक्तित्व के बारे में अगर गालिब का एक शेर चुनूं तो मुझे माफ़ करिएगा, मुझे शेर याद नहीं रहते। मुझे सकते का उस्ताद भी दोस्त लोग कहा करते हैं। दाम हर मौज में है, हल्का सदका में निहंग, देखिए क्या गुजरे है कतरे पे गुहर होने। एक बूंद को मोती बनने में जितना वक्त लगता है, अब्बास साहब का सफरनामा उसका एक दिलचस्प गवाह। आखिर में मैं एक शेर आपके भविष्य के लिए कह रहा हूं जो सुना है और शायद एक गुमनाम शायर अखगर मलिहाबादी का है। मैंने जाकर देख लिया हद्दे नजर से आगे, राह गुजर ही राह गुजर थी हद्दे नजर के आगे।